नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। Sakshi? Yes, ma'am. I'm simply saying this. This is the reason कि मैं आपको इतने long time से एक ही concept करा रही हूँ that company is a separate legal entity. कंपनी कोई नेचुरल पर्सन से कोई लेना देना नहीं है. कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस. भूल जाइए ये जो रिश्तेदारियां है ना, देख ली की तो कंपनी है, ली की तो वाइफ है, और ली ही तो सोल पर्सन है उस कंपनी में. नहीं, ली अलग है. when he started his business in different this kind of a business association in a form of company, and when of course जब ये काम as a company way में business he is doing, so that means इस company को कहीं birth दिया है under section 9 Indian perspective में देखा जाए. So जैसे ही under section 9 you have incorporated this business association, now this business association is not your property. It's not your business. It's a company just like you. जैसे आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल पर्सन भी एंटर हो रहा है. आप उस इमोशंस को कॉर्नर में रख के प्रैक्टिकलिटी में आ जाइए. और अगर आप प्रैक्टिकलिटी नहीं भी आ पा रहे हैं, तो सेकंड जो कंसेप्ट है विच इज अ कॉर्पोरेट पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये कंसेप्ट जिस दिन हम करवाएंगे उस दिन आपको पता लग जाए द कंपनी इज सेपरेट एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट. और जहां जहां प्रॉब्लम लगेगी हमको, वहां वहां हम इन दोनों को एकदम बीच में करके बात करेंगे. इन केस अगर हमें हल्का सा एप्रीहेंशन होता है इन दिस केस ली वर्सेस ली ए फार्मिंग में कि ये तो फ्रॉड हो रहा है कुछ ना कुछ, ये तो कोई इन लोगों ने प्लॉट बनाया था माइंड में कि हाँ इस टाइप से डेथ कमिट कर देंगे, इस टाइप से मनी घरे आ जाएगा. इन दैट सिचुएशन इफ देयर इज अ कमीशन ऑफ फ्रॉड, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेस, इन दैट सिचुएशन we will consider company as a Lee's personal property. ली की वाइफ एंड ली इन दोनों की पर्सनल प्रॉपर्टी माना जाएगा. उस टाइम हम कंपनी को एक ही मानेंगे. द कंपनी एंड ली कोई अलग अलग नहीं है. ये मिस्टर ली हैं जो अपनी ग्रीड को इस टाइप से मैनेज कर रहे हैं. बट वो एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है. दिस इज द नेचुरल सिचुएशंस. वो हम सेकंड कंसेप्ट में पढ़ेंगे. वो एक्सेप्शनल सिचुएशन जब हम आप वाली बात करेंगे कि देखो ली की तो कंपनी है और ली की तो वाइफ है और ली ने तो बनाई थी. So ये situation will come later on when there is an apprehension of committing a fraud. But यहाँ situations ऐसी नहीं है कि हम इन दोनों को एक माने. And 99.9% situations, this is responsibility of law to protect the interest of company. Natural members तो बोल सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है वो बोल सकते हैं, बट कंपनी बोल नहीं सकती ना. और कंपनी को बोलने की जरूरत भी ना पड़े, इसीलिए हमने उनको सेपरेट लीगल एंटिटी बना दिया है. इसलिए हमने वो वेल लगा दिया है कि देखिए वेल है. आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं. Yes, ma'am. आई थिंक ये चीज मुझे कल बोलनी चाहिए थी, बट मैं अभी बोल रही हूँ. पपेट शो देखा है आपने? पपेट शो में Yes, ma'am. आप लोग बैठे हुए हैं, पपेट शो देख रहे हैं, और पपेट्स ऊपर जो डायरेक्टर है, पपेट्स जो चला रहा है, पपेट्स नीचे चल रही हैं बिल्कुल वैसे वैसे. डायरेक्टर्स ऊपर से चला रहे हैं. आप उन पपेट्स को देख के कितना खुश हो रहे हैं कि ओके कितनी प्यारी लग रही है, कितना अच्छे से डांसिंग कर रही है, कितना अच्छे से हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारे लिए ये डांस कर रही हैं. तो आप उन पपेट्स को कंपनी मानो. क्या वो एग्जिस्टेंस में है? क्या उनकी कोई एग्जिस्टेंस है? क्या वो नेचुरल पर्सन जैसे हैं? बट आपको लगती है ना नेचुरल पर्सन जैसी कि वाह कितना अच्छा. आप पपेट्स को बोलते कितना अच्छा पपेट शो था. कभी आप ये नहीं बोलते कितना अच्छा उन लोगों ने किया है जो डायरेक्टर्स थे इसके. आपकी माइंड में वो पपेट्स ही रहती है. तो कंपनी जस्ट लाइक अ पपेट. और आप तब तक खुश देखते रहेंगे जब तक पपेट्स अच्छे से डांस कर रही हैं. बट अब मैं पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की बात कर रही हूँ. जैसे ही वो पपेट डांस करते करते कुछ डायलॉग डिलीवरी होती है, उस डायलॉग डिलीवरी में जो ऊपर के डायरेक्टर्स जो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं उन्होंने कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर ली. आई एम जस्ट गिविंग यू अ एग्जांपल, रॉ एग्जांपल दे रही हूँ. उन्होंने डायरेक्टर्स ने कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर ली जब वो पपेट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. तब आप उस पपेट्स को देखेंगे या आप एकदम से थोड़ा सा झुक के देखेंगे कि ऊपर डायरेक्टर कौन है, कौन कर रहा है? होगा ऐसे नहीं. इट्स अ नेचुरल थिंग ना, ऐसा होगा. आप ये तो नहीं बोलोगे पपेट्स कर रही हैं, बिकॉज ये एक्ट कोई नेचुरल पर्सन ही कर सकता है. एग्जैक्टली दैट विल बी द सिचुएशन
जैसे ही लगेगा कि ये जो पपेट्स, ये जो कंपनीज हैं, जब तक ये अच्छे से वर्क कर रही है, सब ये कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा वर्क करें, कंपनी अच्छा वर्क करे, कोई नहीं बोलेगा डायरेक्टर वर्क कर रहा है। जैसे ही इन कंपनी के पीछे के डायरेक्टर्स ने कुछ ऐसा मिस हैपनिंग किया, कुछ ऐसा फ्रॉड कमिट किया, एग्जैक्टली आप चाहोगे कि जो डायरेक्टर्स जिसने अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज की है इसको बाहर लेकर आओ। ऐसे कैसे इतने बड़े प्रोग्राम में आप इस टाइप की चीजें कर सकते हैं? तो अब उस डायरेक्टर को हम लायबल ठहराएंगे। तो ये क्या है? ये एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग इन कॉन्सोनेंस विद MOA एंड AOA, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा है। पर जैसे ही आपने कुछ फ्रॉड किया, मिसचीफ किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, कंपनी नहीं कर सकते, हमें पता है। तो हमारी लॉ की कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है अगर ये सिचुएशन अराइज होती है, तो इस सिचुएशन में यू विल पियर्स दिस कॉर्पोरेट वेल, यू विल, पपेट्स को नहीं देखोगे आप, लिटरली उस वेल को हटा के कहोगे कि ये वेल हटाओ, बताओ ये कौन डायरेक्टर है जिसने ये सब काम किया है। दिस सिचुएशन इज एग्जैक्टली लाइक दिस। कल हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे फॉर यू। दैट इज द रीजन ये दोनों कंसेप्ट में एक साथ पढ़ा रही हूं आपको, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए। अगर आपने फर्स्ट क्लास की होती सोलोमन वाली, तो आई डोंट फील सो साक्षी ये प्रॉब्लम आती है आपको। ये जो इमोशंस अटैच हो रहे हैं ना कि ये ली का ही तो है, ये सब इमोशंस उस केस में आपके निकल जाते। ठीक है, अभी तो देखिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मुझसे, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते तो डेफिनेटली आपकी क्लास में आधी क्लास होती जो हैंड रेज करती, मैम ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो उन्हीं की तो कंपनी है, राइट? Alright. So this is the transition. इस transition को आपको खुद ही क्रॉस करना पड़ेगा. I'm just trying for this, right? Now the second case. This case is clear. मैम चैट बॉक्स की क्वेरी सॉल्व करवा दीजिए मैम, जो चैट बॉक्स की क्वेरीज है। Just hold on. Third case, ma'am, please explain separate property concept also, because asset and liabilities are brought by the shareholders only. Ma'am, one thing is not clear, that established company, there have been already 2 members, Lee was only person in that company. Okay, so you are saying about this private and public concept. Yes. Who will take Lee's share? Lee's share will definitely taken by his wife only. She is the only legal heir in this case. And it's a public company. हाँ, लग तो ये रहा है public company, but public company है नहीं, it's a private company. He was Lee Air Farming. It's not a case of, India. न्यूजीलैंड का केस है ये. So न्यूजीलैंड की फॉर्मेशन जो है, I don't know किस टाइप की है, but जितने थिंग्स जो फैक्ट्स जो शेयर किए गए हैं हमसे, सो फैक्ट्स आर दिस इज कंपनीज नेम इज ली एयर फार्मिंग लिमिटेड. सो विद द नेम इट इज appearing that it's a public company, so public company है, so but the fact itself is suggesting that 2,999 shares were governed by Mr. Lee itself. So फिर वो 1 शेयर जो रहा होगा वो मिसेस ली का होगा. And I think this is basically, I personally feel it's a private company. No, it's a public company, Air Farming Limited. अब होंगे शायद इसमें और मेंबर्स भी, सब्सक्राइबर्स भी होंगे, डेफिनेटली 7 मेंबर्स होंगे, राइट? सो सब्सक्राइबर मतलब at that time, जिस टाइम ये पूरी हैपनिंग हुई, Mr. Lee was having this much shareholding in this company. This was the thing, right? 7 members होने चाहिए because it's a limited company. It's not a private limited company. Anshuman explains separate property concept also, because asset and liabilities are brought by shareholders only. So this particular separate property, separate management, this I have already, shared with you, like जो 2 classes से पहले किया था, when we were discussing about advantage of incorporation. Separate property concept is this only. Once the company is incorporated, after that, company's property is separate and its members' property is separate. Members' property is obviously is a personal property, but after incorporation of a company,
Now that property will belongs to company only. Company की ही separate property होगी. It will not a property of its members. Assets and liabilities are brought by shareholders. क्या फर्क पड़ता है उससे? बट डिसोल्यूशन या वाइंडिंग के टाइम में जब वो लोग मेंबर्स या तो रिटायर हो रहे हैं फिर हट के खुद ही अपने आप को, मैम क्या उस टाइम भी उन लोग को वो राइट नहीं कि अपनी वो जो प्रॉपर्टीज उन्होंने एसेट या जो दिया हो वो वापस दे सकते हैं? नहीं, उस टाइम तो रियलाइजेशन बाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस जब सब कुछ सेल किया जाएगा. जब सेल हो रहा है एट दैट टाइम यू कैन परचेज. मीन कि बाइंडिंग अप नहीं हो रहा है, वो पार्टनर ही रिटायर हो रहा है खाली मैम, तब कंपनी नॉर्मल परपेचुअल सेक्शन में कंपनी चल रही है, कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. देन आल्सो मतलब वो अपने एसेट्स ले सकता है. क्यों लेगा एसेट्स? वन यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन, आई मीन दैट इज अ वर्किंग कैपिटल. उसको आप कैसे हटा सकते हो? प्रॉपर्टी हटाओगे, प्रॉपर्टी हटते ही तो आपका, सपोज कीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो प्रॉपर्टी वो आपने दी है, सो यू हैव कंट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है आपने. उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन अ फॉर्म ऑफ दिस एसेट, आपने ये दिया है, इतने वर्थ का ये चीज दी है, इतने वर्थ की ये चीज दी है. You have sold this property to company. समझ रहे हैं आप? वर्थ लिखी है आपने. So in terms of इतने वर्थ का अगर आपने दिया है कंपनी को, that means you have purchased share. उतने शेयर आपके पास पड़े हैं कंपनी के, जितने में आपने प्रॉपर्टी. Now this property will belongs to company only. It's not your personal property. ये देखिए, ये जो पहला जो फेज है ना, ये पहला जो टॉपिक है, इसको हम 1.5 month तक पढ़ाते हैं. एटलीस्ट मैं तो 1.5 month पढ़ाती हूँ. आई डोंट नो बाकी टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं. ये आपका बेस है. ये बेस आपको बार बार क्लियर करवाएगा दैट कंपनी इज सेपरेट. कंपनी इज नॉट योर पार्टनरशिप फर्म की जो आपकी है. कल को कंपनी को कुछ प्रॉब्लम है, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम. कंपनी इज सेपरेट पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी. अब कंपनी की जो प्रॉपर्टी, उस पर आप कैसे होल्डिंग करेंगे कि नहीं वो तो आपकी प्रॉपर्टी? अरे आपकी प्रॉपर्टी पहले थी. When you contributed this particular asset in a company at that point of time, इस asset में जितना वैल्यू था उतना शेयर्स आपको मिला हुआ है. So company has already repaid everything. So इस चीज से आप निकल जाइए. I think जितने भी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, somehow I have an apprehension कि वो सोलोमन वाला केस बार बार पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए. That is the case. हाँ जी मैम, जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होते हैं, क्या वो एम्प्लॉयर होते हैं कंपनी के? नहीं, एजेंट होते हैं. दे आर एजेंट ऑफ अ कंपनी. डायरेक्टर. हाँ जी. ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी दे आर एक्टिंग लाइक एम्प्लॉयर, बट एक्चुअली दे आर एजेंट. एम्प्लॉय किसके लिए हैं? जिनको वो रिक्रूट कर रहे हैं. बट दे आर नॉट अ एम्प्लॉयर, दे आर जस्ट अ मियर एजेंट ऑफ दिस कंपनी. शेयर होल्डर्स आर आल्सो द एजेंट. No, they are shareholders. They are member of a company. They are not agent. Agents are only your directors. मैम, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वो वर्क क्यों? जो मैम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वो यदि वर्क कर रहे हैं कंपनी के, तो मैम वो एम्प्लॉयर तो होना चाहिए मैम. एम्प्लॉयर तो देखिए, डेलीगेटेड तो एम्प्लॉयर वो हो रहे हैं ना, जब दे आर रिक्रूटिंग सम पीपल, दे आर गिविंग डायरेक्शन टू in hierarchy, they are given direction to middle person or lower person. Act, react वो है, but capacity as an agent है उनकी in a company. Company से employer. अच्छा, आपका किसी कंपनी में जॉब लगता है, आप डायरेक्टर के लिए बोलते अरे उस डायरेक्टर ने मुझे अपॉइंट किया, या बोलते नहीं अर्नेस्ट एंड यंग वहां पे मेरा एम्प्लॉयमेंट हुआ है. सो यू विल डेफिनेटली से द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर. दैट इज कंपनी ऑलवेज. राइट, करें आगे थोड़ा सा, इतना टाइम रह गया. प्लीज 2 मिनट का केस है, कर लीजिए. आई थॉट कि मैं शायद आज हाफ एन आवर की क्लास लूंगी, बट फिर भी मैंने पूरी क्लास ले ली. सो नाउ द सेकंड केस इज बुच्चा एफ गुजदार. बहुत सिंपल सा केस है. मिसेस गुजदार हैं. देयर इज अ लेडी नेम गुजदार, राइट? ये लेडी बहुत इंटेलिजेंट लेडी है. मतलब मैं एग्जैक्टली स्टोरी बता रही हूँ आपको, केस नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, स्टोरी बता रही हूँ. ऐसे सुन के इस केस को समझिए. एंड दिस केस आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन स्ट्रीम, राइट? सो मिसेस गुजदार इज अ लेडी हु इज वेरी इंटेलिजेंट लेडी.
बहुत पैसा है इनके पास। इन्होंने क्या किया, इतना सारा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स में एक कंपनी के। और वो जो कंपनी है वो क्या करती है, एक टी कंपनी है। सो नेचर ऑफ दिस कंपनीज बिजनेस इज एग्रीकल्चर नेचर। कंपनी क्या करती है, कंपनी में एग्रीकल्चर वर्क चलता है, तो एग्रीकल्चर नेचर की जो कंपनी है वो जनरेट करेगी इनकम। सो इनकम कौन सी है, दैट इज अ एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम आपको अच्छे से पता है, इनकम पे क्या होता है, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट से क्या होगा, डिविडेंड्स होंगे। व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड प्रॉफिट शेयरिंग होती है। एक कंपनी अगर खूब अच्छा बिजनेस करती है, सपोज कीजिए, देखिए आप लोगों के नाम क्या क्या, अंशुमन, साक्षी, रेनू, आकांक्षा, ये 4 हैं और एक मैं हूं। हम पांचों ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। उस कंपनी ने खूब अच्छा बिजनेस किया है। अंशुमन ने 1 CR दिया, साक्षी ने इस टाइप से 1 CR हम सब ने दिया है, राइट। और 5 CR में कंपनी का बिजनेस है एग्रीकल्चर नेचर का, और कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। उस प्रॉफिट को इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड वी विल शेयर, बराबर बराबर हम चारों पांचों शेयर करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। प्रॉफिट शेयरिंग इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होता है, वो जब प्रॉफिट निकलता है तो हर कंपनी का डिफरेंट वे होता है। कुछ प्रॉफिट में से कुछ कंपनी रख लेती है आगे के प्रोजेक्ट के लिए, कुछ कंपनी रख लेती है वाइंडिंग अप के लिए, कुछ कंपनी कहती चलिए इतना बच गया है तो एक काम करते हैं, जो बच गया है वो इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग मैं अपने सारे शेयर होल्डर से प्रॉफिट शेयर कर लेती हूँ। समझ आ गया आपको यहाँ तक? चलिए, दिस वॉज द टाइम, मैं जिस टाइम की बात कर रही हूँ उस टाइम में इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स, राइट। बट एग्रीकल्चर इनकम पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। दैट वाज द टाइम द एग्रीकल्चर इनकम वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, राइट। अब मिसेस गुजदार वाज वेरी इंटेलिजेंट लेडी। उन्होंने कहा कि चलिए मैं उस कंपनी में मनी लगा रही हूँ, उस कंपनी के शेयर्स ले रही हूँ जहां पे एग्रीकल्चर इनकम मिल रही है मुझे, और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, तो ठीक है, मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम से ही तो डिविडेंड बनेगा, तो डिविडेंड आएगा उसमें मुझे टैक्स नहीं देना होगा। समझ आ गया आपको? मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जहां पे अगर आप डिविडेंड इनकम लेते थे ना, डिविडेंड अगर आपको मिलता था, प्रॉफिट आपको मिलता था, उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। बट सिंस ये डिविडेंड कहां से जनरेट हो रहा है, एग्रीकल्चर इनकम से, और एग्रीकल्चर इनकम क्या है, टैक्स फ्री है, तो आपको डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इस चीज में मुझे चाहिए स्टूडेंट्स कुछ मुझे आंसर करें। अगर नहीं समझ आया मैं रिपीट कर दूंगी, फटाफट बताइए। छोटा सा केस है, 2 मिनट की 2 लाइनें और हैं, आपको समझ आ जाएगा। टेल मी अंशुमन, आर यू गेटिंग? यस मैम। ओके, सो आई एम सिंपली सेइंग, यहाँ पे जो प्रॉफिट कंपनी ले रही है, दैट प्रॉफिट इज जनरेटेड थ्रू अ एग्रीकल्चर इनकम, एंड एग्रीकल्चर इनकम वाज टैक्स फ्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट उस इनकम को फर्दर, इनकम मतलब प्रॉफिट फर्दर बाइफरकेट इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड इन अ शेयर होल्डर्स। तो मिसेस गुजदार ने बहुत सारे शेयर्स ले रखे थे इस कंपनी के, सो मिसेस गुजदार को क्या मिला, खूब सारा डिविडेंड मिला, एंड दैट वाज अ टाइम जब डिविडेंड पे टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स कमिश्नर ने बहुत लंबी रिपोर्ट भेज दी कि चलिए आप टैक्स दिया ही नहीं आपने मैम, एग्जाम कैसे हो गया। मिसेस गुजदार ने कहा नो, दिस यू कांट टेक अ टैक्स ऑन डिविडेंड, बिकॉज ये डिविडेंड तो एग्रीकल्चर इनकम से जनरेट हुआ है, और एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्स फ्री है। सो कोर्ट ने एहसास कराया मिसेस गुजदार को, लिसन मिसेस गुजदार, दिस इनकम, दिस प्रॉफिट इज गेन्ड बाय कंपनी। एक कंपनी ने गेन किया है, तो कंपनी के लिए टैक्स फ्री। कंपनी का प्रॉफिट क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, जो एग्रीकल्चर से जनरेट इनकम हुई है वो प्रॉफिट है कंपनी का, तो कंपनी के लिए तो ये टैक्स फ्री है। बट आपके लिए क्या इनकम है, ये आपके लिए क्या प्रॉफिट है, ये डिविडेंड, पर ये डिविडेंड आपके लिए टैक्स फ्री नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, company is gaining a profit through a agriculture income which is exempted by law। तो कंपनी का प्रॉफिट एग्रीकल्चर इनकम है, और कंपनी के शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट इज जनरेटेड थ्रू अ इन्वेस्टमेंट विच इज अ डिविडेंड। डिविडेंड जो मिल रहा है वो है आपका प्रॉफिट, दैट इज नॉट एग्जेम्प्टेड। कंपनीज प्रॉफिट इज सेपरेट एंड योर प्रॉफिट इज सेपरेट।
कंपनी का प्रॉफिट जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, एंड आपका प्रॉफिट एज ए शेयर होल्डर जो है वो है डिविडेंड जिस पे टैक्स लगेगा। फॉरगेट अबाउट दिस कि ये जो डिविडेंड आया है ये टैक्स फ्री जोन से आया है, नॉन टैक्स फ्री जोन से आया आपको समझ में ये केस? बताइए प्लीज। यस मैम। सो यस मैम। है ना, मनी तो वही है, बट एक तरफ मनी जो जनरेट हो रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम से हो रहा है, दैट इज फॉर कंपनी ओनली, एंड फॉर शेयर होल्डर मनी वही है, बट दैट मनी इज इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वो टैक्स उस पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। सो दिस इज अ केस ऑफ गुजरात गुजदार। द कोर्ट डिसीजन वाज that you are liable to pay a tax on a dividend income, Mrs. Guzdar, right? So that's all about today's class. I have just covered the first concept, which is the concept of separate legal entity. Tomorrow I'll just start a concept of piercing of corporate way, right? Thank you so much. दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।